प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वह गोवा का है। गोवा हमारे देश का सबसे अधिक विदेशों में पॉपुलर डेस्टिनेशन है और हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में वहाँ से बाहर से यूरोप से पर्यटक वहाँ पे आते हैं। इसी तरह एक यूके की यानी कि ब्रिटेन की एक फैमिली ने अपने 6 महीने गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए एक लाइफ लॉन्ग मेमोरियल यात्रा के रूप में वे लोग 2008 में वहाँ पे आए। फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था स्कारलेट ईडन कीलिंग। ये मात्र 15 साल की टीनेजर गर्ल थी और जैसे नए ज़माने के आजकल बच्चे शौकीन होते हैं, इसने भी अपनी ज़बान पे एक छल्ला डाल रखा था, नाक में, कान में। तो एक ये जो रिवाज यूरोप में चला वो भी उनको फॉलो कर रही थी। इस उम्र के बच्चों में उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है और साहस बहुत अधिक होता है और वो भविष्य को नहीं देख पाते। कॉम्प्लिकेशंस भविष्य के डर नाम की चीज़ उनके दिमाग में नहीं होती कि अभी उन्होंने दुनिया को महसूस करना ही शुरू किया है, दुनिया को देखना ही शुरू किया है। दुनिया एक नया अनुभव है उनके लिए और उस अनुभव का जितना भी हो सकता है उतना आनंद लेने की उनके मन में इच्छा आती है। भविष्य सारा आगे पड़ा होता है, लेकिन उस भविष्य में क्या होना है, अच्छे का बुरे का, इन चीज़ों का उनको बिल्कुल पता नहीं रहता। टीनेजर बच्चों की यही बड़ी समस्या है। इसलिए जितनी भी गलतियां बच्चों से होती हैं या जो भी पर्सनैलिटीज बनती हैं उनका प्रारंभ टीन एज से ही शुरू हो जाता है और बहुतों का प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी आने वाले एक्सपीरियंसेस से या पेरेंट्स के या फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं और शीघ्र ही अपने युवा अवस्था में प्रवेश करते वक्त काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन हर लड़का या लड़की के साथ ये नहीं होता। ये लाइफ टाइम का सबसे ग्रोइंग पीरियड है और ये स्कारलेट ईडन कीलिंग का भी वैसा ही पीरियड था। वो उत्सुकतावश इधर उधर घूमना जाना, बीच में नहाना, यह सब इस तरह से वो अपने उस स्टे को जीवन भर याद रखने लायक बनाना चाहती थी कि अचानक एक दिन एक बीच के किनारे ये 18 फरवरी 2008 की सुबह थी।
और उनकी बॉडी एक छिछले बीच पर, जहाँ पे पानी कम और रेत और पानी मिक्स रहता है, उस बीच पर उनकी लाश मिले। पुलिस ने रजिस्टर किया केस और उन्होंने इस पे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये अंजुना के जगह है जो वहाँ पे एक गोवेकार बाड़ा अंजुना एक जगह है गोवा में। वहाँ के पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर हुआ और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। पंचनामा जो बनाया गया, उस पंचनामे के हिसाब से उनको उसमें कोई विशेष ज़्यादा शक नहीं लगा और उन्होंने इस केस को एक एक्सीडेंटल केस मान के और चल रहे थे। अपने इंक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम एग्ज़ाम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ और उनको करने वाले थे 3 डॉक्टरों की टीम। एक डॉक्टर मनधर पी पाठक थे, दूसरे डॉक्टर आंद्रे वी फर्नांडिस थे और तीसरे डॉक्टर ईजे रोड्रिग्स थे। इन तीनों डॉक्टरों ने मिलकर के और स्कारलेट का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में उनको उनके शरीर पे कुछ चोटें नज़र आईं, 6 के करीब चोटें नज़र आईं। उन्होंने चोटों का विवरण किया और भी जो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, मृत्यु से पहले और मृत्यु से बाद की जो भी चोटें हैं उनको वहाँ समझ में आई, उन सब का उन्होंने विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया और उसके साथ उन्होंने विसरा प्रिजर्व करके उसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया और कॉज ऑफ डेथ का उन्होंने विसरा की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए उस वक्त कोई फाइनल ओपिनियन उनको उन्होंने नहीं दिया। इस पोस्टमार्टम के बाद जब केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आई तो उसमें कोकेन, मॉर्फिन और अल्कोहल तीनों चीज़ पॉजिटिव थी। संभव है उस बच्चे ने इन तीनों ड्रग्स को एज ए एक्सपेरिमेंटल रूप में वहाँ पे लिया हो और इसके साथ अल्कोहल जो है वह शराब यानी कि 100 मिलीग्राम परसेंटेज कंसंट्रेशन उसका ब्लड में आया। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में दूसरी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स उन्होंने लिखी थी जो ध्यान देने योग्य है, वो था नाक और मुंह से फ्रोथ का आना, दोनों फेफड़ों में सूजन और पानी भरा होना और इतना पानी भरा होना, इतनी सूजन होना कि रिब्स के मार्क्स लंग्स के ऊपर आ गए थे और लंग्स बिल्कुल भी क्रेपिटस नहीं थे। क्रेपिटस यानी कि लंग को दबाने पे महसूस होता है कि जैसे उसके अंदर हवा है, तो क्रेपिटेशन की आवाज़ आती है, क्रैकलिंग साउंड आती है,
वो उस तरह की कोई साउंड नहीं आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि फेफड़ों में काफ़ी पानी है और उससे उनको पल्मोनरी एडिमा यानी कि फेफड़ों की सूजन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और उनके ट्रेकिया में, लैरिंक्स में, फेरिंक्स में, मुंह में भी सैंड पार्टिकल जो सी के पानी में थे वो सब भी उनको उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। और स्लाइड टेस्ट भी इन्होंने किया तो उसमें उनको वो पॉजिटिव नज़र आए। ये सब फाइंडिंग्स होने के बाद में कॉज ऑफ डेथ जो ऑब्वियसली देखने में लग रहा था और बॉडी पानी से मिली है, तो संभावना ड्राउनिंग की बनती थी। और क्योंकि उनके कोकेन और मॉर्फिन और अल्कोहल तीनों के तीनों प्रेजेंट थे, कोकेन और मॉर्फिन की मात्रा का पता नहीं था, पर अल्कोहल ऑन एन एवरेज 100 मिलीग्राम परसेंटेज ब्लड में होना यह बताता है। और ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसलिए जिस तरह की पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स दिखाई गई हैं, खास करके फेफड़ों में, लैरिंक्स, फेरिंक्स में, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि वो पानी में जाने के बाद उनके फेफड़ों में काफ़ी पानी अंदर गया है। जब इतना पानी अंदर गया है तो उसने, ये साल्ट वाटर होता है सी का, इसका हमेशा जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो ब्लड में जो साल्ट होता है उससे ज़्यादा होता है। और इसके कारण ये ब्लड से, शरीर से सारे पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। और उसी से जो पिक्चर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने दिखाई है, टिपिकल वैसी पिक्चर प्रोड्यूस होती है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग जो कि कुएं में या नदी में या शहर में जो होती है, नाले वगैरह में, वह फ्रेश वाटर ड्राउनिंग होती है। और फ्रेश वाटर में इसका रिवर्स होता है। फ्रेश वाटर में वो एकदम से पानी में एंटर होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर से ब्लड में साल्ट ज़्यादा होता है। वहाँ पे समुद्र के पानी में साल्ट ज़्यादा था और ब्लड में और हमारी बॉडी में साल्ट कम है कंसंट्रेशन में, तो वो वाटर पानी को ड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ। फ्रेश वाटर में उल्टा है, जो वाटर है उसमें साल्ट कम है और बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है, इसलिए बॉडी उस पानी को अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। और एब्जॉर्व करने से जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कई टाइम बढ़ जाती है और उससे जो सेल्स की लाइसिस हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होकर के या तो आदमी कार्डियक फिब्रिलेशन से डेथ हो जाएगी, या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर से डेथ हो जाएगी, या रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया से डेथ हो जाएगी, या एक स्थिति और होती है जो दोनों ड्राउनिंग में हो सकती है, उसको ड्राई ड्राउनिंग बोलते हैं, कि जैसे ही पानी ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, लैरिंक्स कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। ये सारे के सारे, जैसे आपने देखा होगा आपके गले में कोई भी चीज़ चली जाती है तो खांसी होती है, ये रिफ्लेक्स है। वैसे थोड़ा और नीचे चले जाए तो स्पाज्म हुआ। बहुत बार बहुत से लोग इस स्पाज्म को, खाने का कोई एक दाना जब अंदर चला जाता है तो उसको महसूस करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और 1-2 मिनट तक आदमी सांस बहुत डिफ़िकल्टी से ले पाता है, वो स्पाज्म के कारण होता है। और इसमें कोई फॉरेन बॉडी पानी के साथ में, चाहे सी वाटर हो चाहे फ्रेश वाटर हो, चली जाए तो वो भी इस तरीके से स्पाज्म प्रोड्यूस करके या पार्शली उसको ब्लॉक करके और फिर एडेड स्पाज्म, उसके साथ में स्पाज्म भी हो गया,
वो डेथ कर सकते हैं, या बहुत बड़ी कोई चीज़ है साइज़ में तो एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करके भी मार सकते हैं। तो इस तरह से ड्राउनिंग में कई कारणों से डेथ होती है, और भी बहुत से कारण हैं जिनमें डेथ होती है। पर इस केस में लग रहा था कि यह डेथ टिपिकल साल्ट वाटर ड्राउनिंग से हो रही है, जो पोस्टमार्टम चेंजेस मेंशन किए गए थे। लेकिन उसके साथ जो चोटें थी, हालांकि कोई भी चोट मृत्यु घातक नहीं थी, मृत्यु करने में सक्षम नहीं थी। छोटे छोटे एब्रेजन थे जो शरीर पे इधर उधर जगह पड़े थे, और एक होंठ के ऊपर काफ़ी नीलगू का निशान था। तो होठों पे नीलगू का निशान होना और शरीर में इधर उधर ये इस तरह के एब्रेजन होना, ये कुछ इस अटेम्प्ट की तरफ डायरेक्शन देता था कि कुछ तो फाउल प्ले है इस डेथ में। ये मामला काफ़ी प्रेस में उछला, और प्रेस से लेकर के और फिर इसके पेरेंट्स भी, क्योंकि साथ में थे इनकी मदर, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, और ये केस फाइनली सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये केस सीबीआई को, बॉम्बे सीबीआई को मिला 5/6/8 को। तो 5/6/8 को बॉम्बे जो सीबीआई है, जो नई बॉम्बे में है, वहाँ पे ये केस रेफ़र कर दिया गया, और उनको कहा गया कि आप अब इस केस को आगे प्रोसीड करें। उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा। उनके जो एसपी वहाँ पे थे बॉम्बे में, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा और मेरे से ये रिक्वेस्ट किया कि मैं उनकी मदद करूं। लेकिन किंतु उस वक्त ये पत्र था 14/7/8 को प्रेषित किया गया, और मेरे को 21/7/8 को मिलता है, और उसमें उन्होंने सारी इस घटना का विवरण दिया था कि इस तरह से ये घटना हुई है, और इस तरह से हमको ये केस गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ जो बॉम्बे थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उनको ट्रांसफ़र किया था ये केस, क्योंकि काफ़ी न्यूज़पेपर में और बाकी जगह टीवी पे, मीडिया में ये काफ़ी चर्चित केस हो चुका था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी मदद करिए इस केस में, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और साथ में पूरी तब तक जो कुछ हुआ था, पोस्टमार्टम और दूसरे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट, और उनके पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट और डिटेल डॉक्यूमेंट्स मेरे को उन्होंने भेजे। हमने उनकी बात को माना, लेकिन हमने कहा कि हम सुपरविज़न प्रोवाइड कर पाएंगे। तब तक सुपरविज़न ही प्रोवाइड करता था, क्योंकि मैं उस वक्त डायरेक्टर भी था। तो डायरेक्टर होने के नाते मुझे फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि काफ़ी काम था। तो इसलिए मैंने कहा भी ठीक है, मैं इस केस को करूँगा अपने दूसरे साथियों को साथ लेकर के, लेकिन मैं सुपरविज़न तक ही अपने को सीमित रखूँगा और थोड़ा समय कम देख पाऊँगा, जिसके लिए वो एग्री कर गए। मैंने डॉक्टर संजीव लालवानी को और डॉक्टर DN भारद्वाज, इन दोनों को कहा कि भाई आप लोग जरा देख के अब मेरी मदद करिएगा कि कैसे इसमें प्रोसीड करना है। साथ में मैंने डॉक्टर ताबिन मिल्लो को भी ले लिया था। तो इस तरह से 3 लोगों को मैंने ये केस अपने असिस्टेंट अपना बनाया, और मैंने कहा कि आप लोग पूरे कागज़ पर देख करके समय समय पर मेरे से आप संपर्क करते रहें, और इसका जो केस को शीघ्र ही हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। इसके बाद उन तीनों को हमने वहाँ पे भेजा, हम उनके कांटेक्ट में रहे, और ये तीनों में से तीनों नहीं जा पाए, शायद तीनों लोग गए, और ये लोग गोवा में गए। क्यों जाना ज़रूरी हो गया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमें कि इनका सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए।
यह जो है रिक्वेस्ट सुजीत पांडे IPS, वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस थे CBI के बॉम्बे में, SCB बॉम्बे में, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करिएगा, और क्योंकि हमें इनका सेकंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहा है, उनकी मदर भी इंटरेस्टेड है, लड़की की मदर, कि इनका सेकंड पोस्टमार्टम हो। इस टीम ने जाके वहाँ पे सेकंड पोस्टमार्टम किया, बहुत डिटेल्ड पोस्टमार्टम नोट करके वो फाइंडिंग्स बना के वहाँ से लाए। पूरा उन्होंने बॉडी एक्सह्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मलिन में वो प्रिजर्व करके रखी हुई थी। इवन ब्रेन भी उनका इंटेक्ट ही रखा हुआ था। तो हमारे तीनों जो हमारे डॉक्टर जो हमने भेजे थे, उनको कोई उसमें विशेष दिक्कत नहीं आई, और वो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना करके, और जो पहले की रिपोर्ट थी उसको भी साथ लेकर के, और जो FSL से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, वो सब भी लेकर के, और वो वापस हमारे पास यहाँ पे दिल्ली आ गए। सब चीज़ों का बड़ा डिटेल से एग्जामिनेशन किया गया, हमारी कंसल्टेशन में ही करते रहे, और फाइनली हर पॉइंट का एक डिटेल्ड आंसर दे करके जो उठाए गए थे, जिनको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता पूरा, जो उनकी मदर ने और बाकी लोगों ने भी, CBI के ऑफिसर्स में के जो दिमाग में क्वेश्चंस आए थे, उन सब का और एक लॉजिकल आंसर बना करके हमने उसमें ये कहा कि होमिसाइड को आप रूल आउट करें, क्योंकि जितनी चोटें शरीर पर हैं, हालांकि उनका जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें हाइमन में एक 6 o'clock की पोजीशन पे एक टीयर था, लेकिन कोई हैबिचुएशन के साइन हम इसलिए नहीं पता चला सके क्योंकि वो फॉर्मलिन में प्रिजर्व था। फॉर्मलिन पे प्रिजर्व करने के बाद में सारे ऑर्गन्स बहुत रिजिड हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की मदद लेके डॉक्टर प्रोफेसर रूमा रे जो डिप्यूट हुई थी, सारी हिस्टोपैथोलॉजी में उनके दोबारा से रिपीट की गई थी। हर चीज़ पुनः बहुत ही डिटेल में की गई, और फाइनल ओपिनियन यही था कि भाई इनकी डेथ जो है वो ड्राउनिंग से हुई है। इंजरीज हैं, लेकिन वो इंजरी कोई ऐसी सफिशिएंट नहीं है जो कॉज डेथ कर सके। दूसरा, कोई हमें सीमन की एविडेंस प्राइवेट पार्ट से नहीं मिली है, और न ही कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे मिली है। और हाँ, बाकी डायलेटेशन वगैरह जो दूसरी फाइंडिंग्स है, क्योंकि फॉर्मूले में फिक्स करने के बाद में डालने के बाद टिश्यू फिक्स हो जाता है, तो वो चीज़ें अप्रिशिएट नहीं की जा सकती। लेकिन ऑब्वियसली देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि DNA जो है वो भी नेगेटिव आया था, उसकी कोई एविडेंस नहीं आई। कोई गोनोकोकल या दूसरे जो चीज़ें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कुछ ऐसे होते, किसी चीज़ की कोई एविडेंस नहीं थी। तो इसलिए उसके बारे में तो हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, यही कह सकते हैं कि इसकी कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं है। डेथ ड्राउनिंग से है, जो एक्सीडेंटल भी हो सकती है और होमिसाइडल भी हो सकती है। होमिसाइडल को खास करके इन इंजरीज में, और फिर जब तक इतनी तो बॉडी रखी थी तो कुछ और भी इंजरीज वहाँ पे पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम प्रोड्यूस हो गई थी, जिनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, करीबन 40 के आसपास। तो उन सब को भी दोबारा से री-इवेल्युएट किया गया, और फाइनली यही कहा कि भी एक्सीडेंटल, लेकिन होमिसाइड को इसमें रूल आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि इन चोटों के साथ में यह चीज़ सब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ड्रग्स ऑफ एडिक्शन जो हैं वो 3 चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मिला करके भी फैटल नहीं हैं, वो आदमी को मार नहीं सकती। तो इसलिए इसको जो है उस दृष्टि से भी देखना चाहिए, होमिसाइड की दृष्टि से भी। इसी आधार पे उन्होंने इस केस को 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में रजिस्टर किया, और उसके बाद
ट्रायल हुई, पहले सेशंस कोर्ट में हुई, तो सेशन कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया। 2 लोगों को पकड़ा गया था, एक मिस्टर डिसूजा थे, एक कोई दूसरे थे उनके साथ। तो उन दोनों लोगों को सेशंस कोर्ट ने एक्विटल दे दिया, लेकिन उनकी मदर जो ब्रिटिश लेडी थी वो हाई कोर्ट में उस केस को ले गई। सीबीआई ने भी उनकी बात को माना और दोबारा से हाई कोर्ट में पिटीशन किया गया केस प्रोसिक्यूशन की तरफ से। हाई कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद माना कि नहीं, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है, और जो कल्पेबल हो 304 में ये केस बनता है, और जो मैक्सिमम सज़ा है 10 साल की वो उनमें से मिस्टर डिसूजा को दे दी गई और दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया गया, उसका रोल नहीं पाया गया। यानी कि मिस्टर डिसूजा ने उसको पहले सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और उसके बाद में उसी के कारण वह पानी में वहीं डूब गई, छिछले पानी में, क्योंकि अदरवाइज छिछले पानी में जहाँ पे इतनी मिट्टी और रेत मिक्स होती है वहाँ पे इंसान, कोई भी आदमी आसानी से नहीं डूबता। जब तक कि कोई मिसहैप न हो तो उस मिसहैप की एविडेंस होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी किसी को बीमारी हो, एपिलेप्सी है, या कहीं अचानक हार्ट अटैक आ जाए या कुछ और इस तरह का अटैक हो जाए, सडन अटैक, तो उसके कारण फिर ड्राउनिंग हो सकती है। अदरवाइज एक स्वस्थ आदमी का, 15 साल की लड़की का जो शरीर जिनका काफ़ी ठीक था, मजबूत था, उनका इस तरह से अचानक एक्सीडेंटल डूब जाना कोई कारण नहीं बनता था। लेकिन इसमें सीबीआई भी सक्सेसफुल हुई कि फाइनली मिस्टर डिसूजा को 10 साल की सज़ा दे दी गई। उनकी मदर को फिर भी मलाल रहा कि जितने साल, क्योंकि 2016 में उनको छोड़ा गया था सेशन कोर्ट से और 2019 में उनको 10 साल की सज़ा हुई, और तब तक 10 साल बीत चुके थे और 10 साल की सज़ा हुई। तो उसकी मदर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने 10 साल वेट किया है इस 10 साल की सज़ा के लिए। वो एक स्टायर था हमारे सिस्टम के ऊपर। तो ये थी कहानी गोवा की। धन्यवाद।